हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल 5, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पार्ट 2। ये प्योरली इंटीग्रेशन बेस्ड है, जैसा मैं प्रीवियस में आप सभी लोगों को बता चुका हूँ। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 आप लोग पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 गिवन बाय AKTU। मॉड्यूल 5 है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पार्ट 2। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पार्ट 2 में आज का जो टॉपिक हमने कंसिडर किया है, पहला टॉपिक जिसको सिलेबस में जब आप देखेंगे तो उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, कंटूर इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल। ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में डिफाइन करूंगा विद द न्यूमेरिकल, जिससे आप लाइन इंटीग्रेशन निकालना किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो, आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन इंटीग्रल। तो विदाउट एनी डिले हम इसको स्टार्ट करते हैं। लाइन इंटीग्रल क्या होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन में, इसको समझने से पहले रियल वेरिएबल्स में समझिए लाइन इंटीग्रल आपने कैसे सॉल्व किया है, क्या कंडीशंस होती थी। तो इन रियल वेरिएबल्स द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल a to b fx dx is always along the x axis from x running a to x running b। मीनिंग देयर बाय कि जब आप रियल वेरिएबल्स में लाइन इंटीग्रल इवेलुएट कर रहे थे और वो रियल वेरिएबल मान लीजिए x है, तो ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है a to b fx dx, जिसको लाइन इंटीग्रल बोला जाता है, इसका पाथ ऑफ इंटीग्रेशन ऑलवेज अलोंग x एक्सिस होता था, जिसमें वो डेफिनेट पॉइंट जो है, लिमिट जो है, वो आपको बता देती थी कि पाथ ऑफ इंटीग्रेशन की रेंज है x रनिंग a टू x रनिंग b, लोअर टू अपर। इस तरीके से आपने रियल वेरिएबल्स में लाइन इंटीग्रल को सॉल्व किया है मैथमेटिक्स 1 में। लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन fz के अंदर आए तो पाथ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, अब इंटीग्रल क्या चेंज हुआ, a टू b fz dz। इस a टू b fz dz को ही लाइन इंटीग्रल बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो इसको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल भी बोला जाएगा। तो टॉपिक की जो डेफिनाइंग फॉर्म में मैंने लिखा है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल, ये आपको यहां क्लियर कर दिया कि a टू b fz dz इज कॉल्ड ए लाइन इंटीग्रल वेयर fz इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। बट समझाना क्या है कि यहां पर पाथ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इस लाइन इंटीग्रल का जो पाथ होगा वो अलोंग एनी कर्व होगा। यहां एक्सिस नहीं है, यहां क्या है, कर्व। क्यों कर्व है? क्योंकि इसके अंदर रियल भी प्रेजेंट है, इमेजिनरी भी प्रेजेंट है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो डेफिनेटली उसका जो सोर्स होगा कर्व का, वो एक लाइन नहीं होगा, वो एक कर्व की फॉर्म होगी, z रनिंग a टू z रनिंग b। तो हम क्या जानते हैं, पहले उसको समझिए। क्योंकि z एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो z सभी जानते हैं, उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग z होता है x प्लस आई वाई। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे आप तो dz मिलेगा dx प्लस आई डी वाई। मान लीजिए फॉर्म फर्स्ट है। अब हमें जो कर्व दिया गया है या जो हमें रीजन दिया गया है, जो पाथ है, उस पाथ में हमें पता लगा y बराबर 0 है। तो जब y बराबर 0 है तो ये जो डायरेक्शंस हैं, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शंस। तो ये जो डायरेक्शन है dz, ये कन्वर्ट हो गया, अगर y बराबर 0 है तो ये dx के बराबर आ गया। और मान लीजिए किसी अदर न्यूमेरिकल में पाथ के अंदर x बराबर 0 है, तो तब उस समय ये डायरेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा i dy। तो आप देख रहे हैं फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, इन तीनों ही फॉर्म में डायरेक्शंस ऑफ dz ये डिफरेंट है। और सिर्फ डिफरेंट क्यों है कि पाथ ऑफ इंटीग्रेशन इनका डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन यानी dz डिपेंड अपॉन द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन, कि वो कैसा पाथ दिया गया है। यानी फिर तुम्हें क्या करना होगा कि हर न्यूमेरिकल में तुम्हें ये समझना पड़ेगा लाइन इंटीग्रल के कॉम्प्लेक्स फंक्शन में कि पाथ क्या दिया गया है। हो सकता है कि पाथ को स्प्लिट करना पड़े, एक सोलो पाथ से आप ना निकाल पाए, आपको स्प्लिट करना पड़े कि पहले यहां से यहां तक गया, इसके पाथ पर ये वैल्यू है, इस डायरेक्शन में है,
फिर पाथ चेंज होके दूसरे डायरेक्शन में आ गया, यानी पैरेलल टू एक्स है या पैरेलल टू वाई है या पैरेलल टू रियल एक्सिस है या पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस है। ये अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल ये चेंज होंगी चीजें, बट अब ये केवल और केवल एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ये आप समझ लीजिए। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी रिमेन द सेम along एनी रेगुलर कर्व फ्रॉम ए टू बी। ठीक, इसके आगे मैंने कहा इन केस ऑफ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट कॉनिसाइड। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कॉनिसाइड है तो उस समय एक क्लोज्ड कर्व बनेगा, जिसको सी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो कर्व क्लोज्ड हो जाएगा, और जब क्लोज्ड हो जाएगा तो क्लोज कर्व होने पर इस तरह के इंटीग्रल को, यानी जो लाइन इंटीग्रल था उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये कॉनिसाइड हैं, तो उस कंडीशन में क्लोज कर्व बन गया। और क्लोज कर्व बनने के बाद ये जो इंटीग्रल है ये बन जाता है कंटूर इंटीग्रल। तो डेफिनेशन नंबर 3 आपके टॉपिक की कंटूर इंटीग्रल क्या है। तो अब आप ये सब समझ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल बात एक ही है। ऐसा इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल जिसमें फंक्शन कॉम्प्लेक्स हो और लिमिट z इक्वल्स टू a टू b हो, वो फंक्शन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल कहलाता है। और जिस इंटीग्रल में लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये कॉनिसाइड हों तो एक क्लोज कर्व जनरेट होता है, और क्लोज कर्व जनरेट होने पर वो इंटीग्रल कंटूर इंटीग्रल बन जाता है। तो कंट्रोल इंटीग्रल की डिनोटेड फॉर्म ये है, और लाइन इंटीग्रल की डिनोटेड फॉर्म ये है। ये लाइन इंटीग्रल है। तो अंतर कुछ नहीं है, बस केवल लिमिट फॉर्म से ही आप इसको समझ पा रहे हैं। तो अगर इस कंटूर इंटीग्रल का इवेल्युएशन करना है आपने, तो fz आप सभी जानते हैं फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू u प्लस आई वी होती है, और dz dx प्लस आई डी वाई होता है। अगर इन दोनों वैल्यू को मैं इस कंटूर इंटीग्रल में डालूं तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी, और मैं इसकी मल्टीप्लाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दूं तो मेरे पास फॉर्म ये बनती है u dx माइनस वी डी वाई लाइन इंटीग्रल, v dx प्लस u डी वाई लाइन इंटीग्रल। ठीक, तो ये जो फॉर्म बनी मेरे पास, ये क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का लाइन इंटीग्रल अगर इवेलुएट कर रहे हैं आप, द इवेलुएशन ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैन बी reduced to the evaluation of two line integral in a real function। देख सकते हैं आप, ये रियल फंक्शन है, इसमें कहीं अंदर आई नहीं है, यानी आई यू डी वाई नहीं है। तो ये जो इंटीग्रेशन पार्ट मिला लाइन इंटीग्रल का, ये रियल फंक्शन का मिला। तो भले ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इंटीग्रल आप लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं, बट वो रिड्यूस हो जाता है इवेल्युएशन करते में, दो पार्ट में टूट जाएगा, टू पार्ट ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ रियल फंक्शन। नेक्स्ट थिंग, नोट में जो मैंने लिखी है, ये नोट में मैंने उस पार्ट को लिखा है कि न्यूमेरिकल एडिशनल में पूछ लेता है कि प्रूव दैट द गिवन पाथ इज इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट अगर आ रहा है या पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या है, पहले ये समझिए आप कि पाथ इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स जो उसके अंदर वेरिएबल्स फॉर्म है उनकी डेरिवेटिव फॉर्म इक्वल है, सेम है। तो ये फॉर्म कौन प्रूफ करता है? ये फॉर्म प्रूफ करती है ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम आपने मैथमेटिक्स 1 में पढ़ी है, मॉड्यूल 5 वेक्टर कैलकुलस के अंदर थी ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम एंड डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम वहां पर स्टेटमेंट था सिंगल का डबल में कन्वर्जन रिलेशन इज कॉल्ड ग्रीन्स थ्योरम। तो ग्रीन्स थ्योरम का अगर आप लेफ्ट पार्ट देखें, ये लाइन इंटीग्रल है, और जब आप किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं, इवेलुएट करते हैं, तो वो टोटली जो टूटता है वो भी इसी में टूट रहा है। ये देखिए, कोई सा भी उठा लीजिए पार्ट, ये उठा लीजिए, ये उठा लीजिए, ये दोनों सेम ऐसे ही हैं जैसे ग्रीन्स थ्योरम का लेफ्ट साइड स्टेटमेंट है। तो ग्रीन्स थ्योरम अगर सेटिस्फाई हो रही है, वो सेटिस्फाई कब होगी? जब उसके पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल होंगे। जब वो इक्वल होंगे तो जब यहां पर वैल्यू रखोगे तो रिजल्ट इज 0। तो जब लाइन इंटीग्रल का रिजल्ट
याद आ रहा होगा आपको, एफ डॉट डी आर इक्वल्स टू 0, तो आप कहते थे वहाँ पे कि ये इंडिपेंडेंट पाथ है। ये वेक्टर कैलकुलस की बता रहा हूँ मैं आपको। तो वेक्टर कैलकुलस में आपने एफ डॉट डी आर किया तो वो यही तो बनता था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, यानी इसका रिजल्ट अगर 0 आ जाए तो आप कहेंगे कि पाथ इज इंडिपेंडेंट। वो 0 कब आएगा? जब इसके पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल होंगे, सेम होंगे। तो ग्रीन्स थ्योरम अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो आप कहेंगे पाथ इज इंडिपेंडेंट। ये एडिशनल सवाल होगा। ये टॉपिक की समरी है जो मैंने आपको अभी बताई। अब इसके न्यूमेरिकल पर हम चलेंगे। इसमें मैंने बहुत अच्छे 4 सवाल, लेंदी भी हैं और समझने वाले हैं, अच्छे सवाल हैं। ये 4 सवाल मैंने पिक किए हैं जिनको मैं यहाँ भी सॉल्व करूँगा मैं। और ये 3 सवाल मैंने आपको दिए हैं। पहला सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ये है पहला पार्ट है। अलोंग इस पर निकालिए, और दूसरा है अलोंग इस पर निकालिए। ए और बी इसके दोनों के आंसर दे रखे मैंने। दूसरा सवाल इवेलुएट करो अलोंग द पाथ ये और ये, इसके आंसर्स हैं। तीसरा सवाल है इवेलुएट दिस इंटीग्रल अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस, इससे ज्वाइन करते हुए पॉइंट बना के लाइन बनाइए और तोड़ दीजिए, लाइन को स्प्लिट कर दीजिए और उसके बाद ईच लाइन का निकाल कर सम निकाल दीजिए, वो ये आएगा। ऐसे ही फोर्थ पार्ट है, 2 पाथ दिए गए हैं, एक x बराबर और y बराबर, इस पर निकालिए, और स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट, इस पर निकालिए। तो ए और बी 2 आंसर। तो 4 सवाल आपको दिए विद आंसर जो होमवर्क में है, लेकिन उनको सॉल्व करने से पहले ये 4 सवाल आपको सीखने की इवेलुएट कैसे करते हैं लाइन इंटीग्रल। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल पहले रीड कर लीजिए, समझ लीजिए क्या क्या चीज़ गिवन है, क्या इवेलुएट करना है। तो इवेलुएट लाइन इंटीग्रल 0 से 2 प्लस आई z बार का होल स्क्वायर dz। तो z बार या z आने से आप क्लियर समझ गए, या लिमिट में आयोटा आने से आप समझ गए कि ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का सवाल है, इंटीग्रल हो रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन इंटीग्रल का सवाल है मॉड्यूल 5 का। उसके बाद जब हमने इसमें आगे डायरेक्शन देखा कि जो इवेलुएट करना है इंटीग्रल, उसका डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाके इसको इंटीग्रेट करना है, तो उसने कहा अलोंग द रियल एक्सिस पे चला। कहाँ से शुरू हुआ? 0 से 2, z रनिंग 0 से 2, वहां तक ये चला रियल एक्सिस में। एंड देन अलोंग ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, उसके बाद ये लाइन जो है पैरेलल टू y एक्सिस पर कन्वर्ट हो गई, डायरेक्शन उसका फिर चला गया y एक्सिस की तरफ, जिसमें वो स्टार्ट हुआ था 2 से और एंड हो गया उसका 2 प्लस आई तक। तो इस पूरे डायरेक्शन को समझने के बाद इस डायरेक्शन से होते हुए इस इंटीग्रल को सॉल्व करो। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट कर रहे हैं हम पहले। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं डायरेक्शंस पर। रियल एक्सिस पर ये चला z रनिंग 0 से z रनिंग 2, उसके बाद पैरेलल हो गया y एक्सिस पर, यानी इमेजिनरी एक्सिस पर ये फिर चला z रनिंग 2 से z रनिंग 2 प्लस आई। अब इसको अगर हम डायरेक्शन को ग्राफिकली प्रेजेंट करें, ये आपका z प्लेन है, यहाँ पर z रनिंग 0 है, चाहे तो पॉइंट भी निकाल सकते हैं। z बराबर 0 का मतलब है 0,0, z बराबर 2 का मतलब है 2,0, z बराबर 2 का मतलब है 2,0 और z बराबर 2 प्लस आई का मतलब है 2,1। निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, z होता है x प्लस आई वाई, दिया है 2 प्लस आई के बराबर, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, x बराबर 2 y बराबर 1, इस तरीके से पॉइंट मिल गया। तो ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो। तो अगर ये x और y एक्सिस हैं तो इनको आप प्लेस कर सकते हैं। ये पहला पॉइंट है x बराबर y बराबर 0 0, ये पहला पॉइंट है। तो इसने कहा कि पहले जो कर्व है वो चला 0 से 2 यहाँ तक, ये इसका डायरेक्शन था O से A तक। उसके बाद ये पैरेलल हो गया y पर, जो कि चला 0 से 1। ठीक, तो 2 से चला 2 प्लस आई, यानी यहां पर था z बराबर 2 और यहां पर है z बराबर 2 प्लस आई, ये मान लीजिए बी पॉइंट है। तो कर्व का डायरेक्शन ओ ए और फिर ए बी हुआ। तो मीनिंग देयर बाय कि जो हमें इंटीग्रल निकालना है
इवेलुएट जो करना है 0 से 2 प्लस आई जेड बार का होल स्क्वायर डी जेड, ये कन्वर्ट हो गया ओ ए जेड बार का होल स्क्वायर डी जेड प्लस ए बी जेड बार का होल स्क्वायर डी जेड, इसमें ये कन्वर्ट। तो हमें अब ओ ए और ओ बी ए बी पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो ओवर ओ ए, पहले रीजन ओ ए पे चलते हैं। इस ओ ए पर अगर आप देखें तो y बराबर 0 है। वी हैव y इक्वल्स टू 0, तो dy 0 आ गया। और x की स्टार्टिंग है, x जो चला है, x स्टार्ट फ्रॉम 0 to 2। 0 से 2 चला है, यहाँ 0 0 है और a पर है 2,0। ऐसे ही यहाँ 2,0 है और इस b पॉइंट पर है 2,1। ठीक, पॉइंट तो मैंने निकालना बता ही दिया आपको, ऐसे निकालते हैं। तो ये जब कंडीशन आई तो अब हम इसको इवेलुएट कर रहे हैं। देयरफॉर ओ ए जेड बार का होल स्क्वायर डी जेड, ये बराबर होगा ओ ए जेड बार होता है एक्स माइनस आई वाई इसका होल स्क्वायर, और डी जेड होता है डी एक्स प्लस आई डी वाई। और अब ओ ए डायरेक्शन पर जाकर मैंने इसकी फॉर्म को सॉल्व किया, तो ओ ए पर x की लिमिट है 0 से 2, y 0 रखना है, dy 0 रखना है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, जो कि मिला x³ 3, और इससे आंसर आ गया 8/3। ये निकल गया ओवर ओ ए। फिर आप आए दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा रीजन ओवर ए बी। अब इस ए बी पे अगर आप चलें तो ये ए बी पर y के डायरेक्शन में, तो यहाँ पर x फिक्स होगा, तो x बराबर आप देख रहे हैं 2 फिक्स है। तो वी हैव x इक्वल्स टू 2। x 2 है लेकिन dx निकालेंगे वो 0 हो जाएगा। और y स्टार्ट फ्रॉम 0 to 1, देख लीजिए y को, यहाँ पे 0 है a पर और b पर 1 है। इससे ओ ए पर क्या इफेक्ट हुआ, यानी जिसको हम निकाल रहे हैं, देयरफॉर ए बी जेड बार का होल स्क्वायर डी जेड, ये बराबर हुआ ए बी एक्स माइनस आई वाई का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस आई डी वाई। ए बी यानी 0 to 1 y बराबर, और हमें इसमें पुट करना है x की जगह 2, तो 2 माइनस आई वाई का होल स्क्वायर डी एक्स 0 हो गया, आई डी वाई। ठीक, आई को आपने बाहर किया और होल स्क्वायर ओपन किया, तो आया 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 आई वाई डी वाई। इसको इंटीग्रेट कर दिया, फोर वाई माइनस y³ माइनस 2i वाई स्क्वायर, लिमिट 0 to 1, ये आपको मिला 4 माइनस 1/3 माइनस 2i, तो 12i 11/3 माइनस 2i। 3 को कॉमन निकाल दीजिए तो ये आ जाएगा i/3 11 माइनस 6i। तो ये मिला आपको दूसरा आंसर ए बी पर। ठीक, तो हमारा ओ ए बी फाइंड हो गया और ए बी भी फाइंड हो गया। और इक्वेशन 1 में देखें, इस पूरे का आंसर लाइन इंटीग्रल का इसके बराबर है, सम ऑफ। तो आपने इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दिया। पुटिंग दीज वैल्यूज, या फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 न्यूमेरिकल 0 से 2 प्लस आई जेड बार का होल स्क्वायर डी जेड इज इक्वल टू, पहला था 8/3 और दूसरा आया है प्लस i/3 11 माइनस 6i, कॉमन 1/3 8 प्लस 11i प्लस 6, तो ये आपको मिला 14, यानी 1/3 14 प्लस 11i, ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से आपने पहला सवाल निकाला।
तो होपफुली समझ में आ रहा होगा कि पहले डायरेक्शंस को प्लेस कीजिए, उससे डायरेक्शन से पता लगेगा कितने पार्ट में स्प्लिट हुआ, ईच पार्ट की अलग अलग वैल्यूज़ को इंटीग्रल को फाइंड कीजिए और लास्ट में पुट करके सम कर दीजिए। इसी फॉर्म में जब दूसरे सवाल पर हम आते हैं तो दूसरा सवाल कह रहा है इवेलुएट द लाइन इंटीग्रल z स्क्वायर डी जेड। इसको इवेलुएट करो वेयर c इज द बाउंड्री ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की शेप है, c उसकी बाउंड्री है, यानी बाउंड्री पॉइंट से लिए गए, और उस ट्राइंगल के वर्टेक्स पॉइंट हैं 0, -1 + i एंड 1 + i, और डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो नंबर 2, वर्टेक्स पॉइंट क्या है ट्राइंगल के? वर्टेक्स हैं z बराबर 0, z बराबर -1 + i, z बराबर 1 + i, ये इसके वर्टेक्स हैं, और कह रहा है क्लॉकवाइज ये चल रहा है। उसके अलावा इवेलुएट जो करना है, इवेलुएट करना है c z स्क्वायर डी जेड को, इसको इवेलुएट करना है। तो सबसे पहले तो मैंने इस पर फिगर बनानी है। इनसे पॉइंट क्या बनेंगे? z 0 का मतलब है 0 0, z इक्वल्स टू -1 + i का मतलब है -1, -1, x + i y से कंपेयर करोगे तो, और 1 + i का मतलब है 1, 1। ये अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इन पर जब पॉइंट्स लोगे तो एक है 0 0, एक है 1 1, एक है -1 0, और जब इन पॉइंट्स को आप मिला देंगे तो एक ट्राइंगल की शेप बन जाएगी जिसमें डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। ठीक, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये O है, ये A है, ये B है, तो आपके पास हो गया OA AB BO। तो अगर AB को देखें आप, तो AB पर है y की वैल्यू कितनी? 1। तो OA और AB OB पर पता करना है, BO पर पता करना है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो हमारे पास तो पॉइंट है, जैसे O के कोऑर्डिनेट है 0 0, B के कोऑर्डिनेट है 1 1, और A के कोऑर्डिनेट है -1 1। तो हम लाइन इक्वेशन की फॉर्मेशन से इन दोनों को भी फाइंड कर सकते हैं कि ये लाइन किसके बराबर है। तो लाइन फॉर्मेशन क्या होता है? y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। इस फॉर्मेशन पे अगर मुझे OA कैलकुलेट करना है तो OA में x1 y1 x2 y2 लगा दीजिए। तो y - 0 इज इक्वल टू 1 - 0 अपॉन -1 - 0 x - 0। तो यहाँ से मिला y बराबर -x, यानी ये जो लाइन है ये है y बराबर -x। सेम ऐसे ही BO पर फाइंड कर सकते हो आप। y - 0 इज इक्वल टू 1 - 0 अपॉन 1 - 0 x - 0। तो यहाँ से मिला y बराबर x। तो ये लाइन है y बराबर x की। तो अब आपको तीनों ही लाइंस जो आपके पास हैं क्लॉकवाइज में, जो आप लेंगे OA + AB + BO, तीनों की वैल्यूज आपके पास हैं। OA पर y बराबर -x है, AB पर y बराबर 1 है, और BO पर y बराबर x है। तो जो सवाल है आपका, यानी जो आपको इवेलुएट करना है, देयरफॉर इंटीग्रल ओवर C z स्क्वायर डी जेड, ये कन्वर्ट हो गया इंटीग्रल ओवर OA z स्क्वायर डी जेड प्लस इंटीग्रल ओवर AB z स्क्वायर डी जेड प्लस इंटीग्रल ओवर BO z स्क्वायर डी जेड। इसको दे दीजिए। तो तीन रीजन, तीन आपके पास डायरेक्शन आ जाते हैं जिन पर आपको इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है। तो पहला पार्ट आया ओवर OA। इस OA को अगर आप देखें तो इस OA पर गिवन क्या मिला हमें? y बराबर -x। वी हैव y इज इक्वल टू -x। तो dy हो गया -dx। तो जब y कन्वर्ट x में हो रहा है तो x की लिमिट चाहिए, तो आपने लिखा x स्टार्ट फ्रॉम, देखिए OA पर x 0 से चला और -1 तक,
0 to -1। तो ये तीनों वैल्यू जब मिल गई तो इंटीग्रल ओ ए जेड स्क्वायर डी जेड ये बराबर हुआ इंटीग्रल ओ ए, इसकी वैल्यू रखी डी एक्स प्लस आई डी वाई। ओ ए का मतलब हो गया एक्स रनिंग 0 to -1, वाई की जगह -x रखना है तो ये आपके पास आया, और डी एक्स डी वाई की जगह -dx। इसमें से कॉमन निकाल देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 - i⁻³ इंटीग्रल एक्स रनिंग 0 to -1 x² dx। इंटीग्रल किया आपने तो ये आया x³ 0 to -1। लोअर लिमिट लगानी नहीं है, सिर्फ अपर लिमिट आपने अप्लाई की तो -1/3 आएगा। तो ये मिला माइनस का 1 - i⁻³ पहला आंसर। ये पहला पार्ट निकला। अब आए आप ओवर ए बी। ओवर ए बी फिगर में जाइए और ए बी पर देखिए क्या चीज आपके पास है। वी हैव y = 1 और x चला है -1 से +1। हियर वी हैव y = 1, dy = 0 and x start from -1 to +1। इवेलुएट करना है हमें ए बी z² dz को। ए बी ओपन किया x और y में, और अब जैसे ही इसकी लिमिटिंग फॉर्म को लगाया तो y की जगह 1 रखना है, x + i का होल स्क्वायर और dy की जगह 0 dx। तो जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो पावर का हुआ 3/3 और वैल्यू का 1 आया जो कि अपॉन में चला जाएगा। इस पर लिमिट -1 to +1। तो जब 1 रखेंगे तो आपको मिला 1 + i⁻³ माइनस, जब लोअर लिमिट रखेंगे -1 तो ये आएगा -1 + i⁻³ ये निकला दूसरे रीजन पर, दूसरी लाइन पर। फिर आते हैं आप इसके थर्ड पार्ट पर। ओवर BO, इस BO पर वी हैव y = x so that dy = dx and x start from 1 to 0। ठीक, फिगर देख सकते हो आप y = x है और 1 से 0 चला है। ठीक है जी। Therefore इंटीग्रल BO z² dz = इंटीग्रल BO x + iy का होल स्क्वायर dx + i dy = 1 to 0। y की जगह x रख दिया आपने तो आपको मिला 1 प्लस, पहले x में रख देता हूँ, यह आया x + ix का होल स्क्वायर और dx + i dx ये आपको मिला। तो यहाँ से कॉमन आया 1 + i⁻³ 1 to 0, यहाँ बचा x² और यहाँ बचा dx जो कि इंटीग्रेट होकर मिला 1 + i⁻³ × x³ / 3 और इस पर आप 0 to 1 की लिमिट, 1 to 0 की लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी -1 + i⁻³/3 माइनस लोअर लिमिट है तो लोअर लिमिट में नेगेटिव में ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो अब तीनों ही वैल्यू निकाल चुके हैं। अब आप BO पर निकल चुकी है, ये है, AB पर ये है और OA पर ये है। इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1
फर्स्ट लेफ्ट साइड में सवाल z² dz, राइट साइड में वैल्यूज़। तो पहले पर वैल्यू क्या आई है, -1 माइनस आई की पावर 3/3 -1 माइनस आई की पावर 3/3। दूसरे पर वैल्यू आई है 1 प्लस आई की पावर 3/3, 1 प्लस आई की पावर 3/3 माइनस 1 प्लस आई की पावर 3/3 -1 प्लस आई की पावर 3/3 और -1 प्लस आई की पावर 3/3। तो इससे तो ये कैंसिल हुआ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे आप, 1 माइनस आई की पावर 3/3 और ये हो जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद प्लस 1 माइनस आई की पावर 3/3, ये भी कैंसिल, रिजल्ट इज 0। तो इस इंटीग्रल का रिजल्ट भी 0 आ रहा है। तो इंटीग्रल का रिजल्ट 0 ये भी शो कर रहा है कि इसका पाथ जो है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट पाथ है, ये भी निकल कर आ गया एक तरीके से। तो ये हमने दूसरा सवाल किया। अब हम हैं थर्ड न्यूमेरिकल पर। तो थर्ड न्यूमेरिकल की लैंग्वेज क्या है उसको समझते हैं। इवेलुएट द लाइन इंटीग्रल ओवर c log z dz where c is the unit circle mod z equals to 1। ठीक, तो अब ऐसा दिया हुआ है, सर्किल दिया हुआ है जिसकी रेडियस 1 है और सेंटर 0 है। तो इस सेंटर और इस रेडियस पर आपको ये सवाल सॉल्व करना है। तो तीसरे सवाल को देखिए किस तरीके से करना है। log z का इंटीग्रेशन है। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टार्ट ऑन कर रहे हैं। नंबर 3, solution of 3। Here जो C है, सर्किल जो दिया गया है C, ये हमें दिया गया है mod z equals to 1। ठीक, और ये क्या है, यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल जिसमें रेडियस 1 है और सेंटर 0 0 है। ठीक, तो जब सेंटर 0 0 है और हमारे पास फंक्शन है log का, log z है, तो वी नो दैट z इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है r e टू द पावर i थीटा। r की वैल्यू 1 दी हुई है, तो z बराबर हो गया e टू द पावर i थीटा। यहां से अगर आप dz निकालेंगे तो dz आएगा i e टू द पावर i थीटा d थीटा। ये क्यों लिया है हमने, x प्लस आई वाई क्यों नहीं लिया? इस पॉइंट को आप समझेंगे कि हमें जो न्यूमेरिकल दिया है वो है log z को इंटीग्रेट करना है। तो log x प्लस आई वाई, अगर रफली मैं आपको दिखाऊं कि इसकी जगह अगर मैं x प्लस आई वाई ले लेता हूं तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, log की प्रॉपर्टी नहीं लग पाई। लेकिन अगर मैं r e टू द पावर i थीटा ले लेता हूं तो log की प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो log z, इसको आप लिख सकते हो log r e टू द पावर i थीटा, और log r e टू द पावर i थीटा लगने के बाद log की प्रॉपर्टी ने इसको सेपरेट कर दिया, log r प्लस log e टू द पावर i थीटा। log r प्लस i थीटा log e। log r का मतलब हो गया log 1, नहीं, r क्या है, दिस वन इक्वल्स टू log अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है r, प्लस log e1 हो गया, ये आ गया i थीटा, और थीटा क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो ये मिला log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ प्लस i tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक है जी, जिसको आप चेंज करके बस इतना लिख सकते हो, हाफ ऑफ log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो log z फंक्शन कन्वर्ट हुआ इस फॉर्म में, है ना। तो अब आपको ये भी तो पता है कि r की वैल्यू 1 है, यानी वी हैव रेडियस इज 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बराबर 1 हो गया। तो ये जब 1 जब हो गया तो ये आया log 1,
प्लस आई टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और log 1 होता है 0। तो आपको पता लगा कि आपका जो log z है, ये log z और कुछ नहीं, ये फंक्शन है i टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, ये आपके पास हो गया। तो अब जो हमें इवेलुएट करना है वो है इंटीग्रल ओवर c log z dz। ओवर द सर्किल करना है जिसकी रेडियस 1 है। तो जब सर्किल चला तो इसको हमने जब थीटा में कन्वर्ट किया, तो ये हमें मिला 0 से 2 पाई आई टेन इनवर्स y अपॉन एक्स और dz। इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं थीटा में, ये z को हमने थीटा में कन्वर्ट कर दिया i टू द पावर i थीटा। तो ये आपको मिला, पोलर फॉर्म होती है x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो y अपॉन एक्स किया आपने तो ये आपको मिला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, तो ये हमें मिला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और dz की वैल्यू है i ई टू द पावर i थीटा डी थीटा। तो i इंटू आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 0 से 2 पाई। अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है टेन इनवर्स टेन थीटा इंटू ई टू द पावर आई थीटा डी थीटा। टेन इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो गया, माइनस 0 से 2 पाई, ये आपके पास आया थीटा ई टू द पावर आई थीटा डी थीटा। ठीक, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रल करना है, माइनस बाहर, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रल, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकेंड का इंटीग्रल ई टू द पावर आई थीटा अपॉन आई, एंड देन अगेन थीटा, लिमिट 0 से 2 पाई, माइनस थीटा ई टू द पावर आई थीटा अपॉन आई, माइनस अगेन इंटीग्रेट करोगे तो आई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा प्लस ई टू द पावर आई थीटा 0 से 2 पाई। ठीक, थीटा की जगह वैल्यू आप प्लेस करेंगे। अब आप लोअर लिमिट आप दिखाएंगे तो एक वैल्यू देगा, दूसरा नहीं देगा। तो माइनस अपर लिमिट आपने लगाई, 2 पाई आपने रखा तो आया 2 पाई ई टू द पावर 2 पाई आई अपॉन आई प्लस ई टू द पावर 2 पाई आई, ये मिला अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0, यहाँ आ जाएगा 1 अपर लिमिट पर। ब्रैकेट ओपन कर लें तो ये आपको मिल गया माइनस 2 पाई अपॉन आई ई टू द पावर 2 पाई आई प्लस ई टू द पावर 2 पाई आई माइनस 1। क्लियर, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपको मिला माइनस 2 पाई अपॉन आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो नीचे आ गया आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो गया आपका 2 पाई आई ई टू द पावर 2 पाई आई माइनस ई टू द पावर 2 पाई आई प्लस 1, ये आपके पास आ गया 2 पाई आई माइनस 1 ई टू द पावर 2 पाई आई प्लस 1, ये आपके पास आ गया। अब 2 पाई आई माइनस 1, ये डिमाइवर थ्योरम से हो गया cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई प्लस 1, और cos 2 पाई होता है +1, साइन 2 पाई 0, तो ये आपको मिला 2 पाई आई माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 पाई आई, ये इसका आंसर हो गया। तो log z अगर सवाल है तो कैसे सॉल्व करना है, इसका एक्सप्लेनेशन इस सवाल में मैंने आपको दिया। और अब हम आ रहे हैं लास्ट न्यूमेरिकल पर, इसको भी देखते हैं। तो मैंने इसीलिए आपसे कहा कि स्पेशल न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ जिसमें ट्रिकी फॉर्म लगनी है, इनको आप देखिए कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। बाकी सिंपल न्यूमेरिकल मैंने आपको दिए हैं करने के लिए, उसमें कहीं भी ना तो z बार है ना मॉड z है इस तरह का, या log z इस तरह का कोई सवाल आपको नहीं दिया है, आपको सिंपल न्यूमेरिकल दिए हैं।
कि आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएँ इन तीनों चारों को समझ के। तो चौथा सवाल है इवेलुएट द इंटीग्रल मॉड z dz। तो आप खुद देखिए, यहाँ था z बार का होल स्क्वायर, यहाँ z स्क्वायर है लेकिन वर्टेक्स पॉइंट है, यहाँ log z है और चौथे में मॉड z है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको स्पेशल न्यूमेरिकल को मैं ही सॉल्व कर दूं, बाकी आपसे कराऊं। तो इवेलुएट द इंटीग्रल ओवर c mod z dz वेयर c इज द लेफ्ट हाफ ऑफ द यूनिट सर्किल z इक्वल्स टू 1, जिसकी लिमिट है -i2 प्लस i, z रनिंग -i2 प्लस i। ठीक, इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4, solution number 4, for a point of unit circle mod z equals to 1। तो z बराबर क्या हुआ, जैसा अभी लिया था पीछे वाले सवाल में, r e टू द पावर i थीटा, इसमें r की जगह 1 रख दिया तो ये आ गया e टू द पावर i थीटा। ठीक, dz निकालेंगे तो अब आएगा i e टू द पावर i थीटा d थीटा। ठीक, जो पॉइंट करस्पॉन्डिंग चल रहा है, पॉइंट क्या है, z रनिंग -i2 z रनिंग प्लस i, और यूनिट सर्किल है 1 एड्रेस पर। तो ये -1 2 +1 है, ये तो दिखाया जा रहा है भाई। z रनिंग -i का मतलब क्या है, 0, -1। तो 0, -1 कहाँ पड़ा, यहाँ। ऐसे ही z प्लस i का मतलब है 0, +1, यानी ये तो है 0, -1 और ये है 0, +1, ये आपका यहाँ पड़ा। और इसने कहा है कि लेफ्ट हाफ ऑफ द सर्किल। तो अगर सर्किल आप बना रहे हैं 1 रेडियस पर, तो इस 1 रेडियस पर जो ये लेफ्ट हाफ है, दिस वन, इस लेफ्ट हाफ पर यहां पर थीटा की वैल्यू है π/2 और यहां पर थीटा की वैल्यू है 3π/2। तो ये जो डायरेक्शन है इसका, वो डायरेक्शन इसका कैसा है, -i2 + i है, यानी डायरेक्शन ऐसा है। तो मैंने एरो से डायरेक्शन दिखा दिया, ये डायरेक्शन है। ठीक, तो 3π/2 से π/2 लिमिट है, कहने का मतलब ये है। तो थीटा की जो लिमिट है वो है 3π/2 टू π/2, ये लिमिट है। तो जो आपका इंटीग्रल जिसको हमें इवेलुएट करना है mod z dz, इसमें mod z की वैल्यू कितनी है, वो 1 है, यूनिट है ना। थीटा रनिंग 3π/2 टू π/2, mod z 1 दिया गया है और dz आपने अभी ऊपर निकाला है i e टू द पावर i थीटा d थीटा। i को बाहर किया और इसको इंटीग्रेट किया तो मिला e टू द पावर i थीटा अपॉन i, जिस पर लिमिट है 3π/2 से π/2 तक। i से i कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो आंसर आया e टू द पावर i π/2 माइनस e टू द पावर i 3π/2, ये आपके पास आंसर आया। डिमाइवर थ्योरम से इसको एक्सपेंड कर सकते हो सकता है कुछ कट जाए। तो जब इसको डिमाइवर थ्योरम लगाया तो इसकी वैल्यू आपके पास आई cos π/2 प्लस i sin π/2, ये डिमाइवर थ्योरम है। माइनस 3π/2 को सॉल्व किया तो ये आया cos 3π/2 प्लस i sin 3π/2। ये यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मेशन में डिमाइवर का, e टू द पावर i n थीटा इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। जिन कैंडिडेट को याद नहीं है वो देख लें कि इन दोनों को मैंने इस फॉर्मेशन से एक्सपेंड किया है, डिमाइवर थ्योरम बोलते हैं इसको। तो cos π/2 0 होता है, sin π/2 +1 होता है, तो ये मिल गया i। cos 3π/2 0 होता है, sin 3π/2 -1 होता है, तो ये -i आया, माइनस माइनस प्लस i, और ये हो गया 2i। ये इसका आंसर हो गया इंटीग्रल का। तो इस तरीके से मैंने ये चारों सवाल आपको सॉल्व करके दिखाए। राइट बेटा जी। अब आपका काम है कि आप
इसके कंसेप्ट को एक बार फिर सभी देखें, सभी समझें। इन न्यूमेरिकल को पहले अपने हाथ से सॉल्व करें चारों सवाल को, और उसके बाद तब जाकर ये होमवर्क में जो 4 सवाल दिए हैं इनको सॉल्व करें अपने हाथ से, प्रैक्टिस करें, तब जाके टॉपिक ये क्लियर होता है कहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है कोची-गॉर्सैट थ्योरम, जिसका दूसरा नाम है कोची इंटीग्रल थ्योरम। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे। थैंक यू।